वेलकम टू डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखेंगे कि बिग डाटा जो है वो क्या है और उसका पर्पस क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो कौन सी हैं बिग डाटा के अंदर। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि मैप रिड्यूस पैराडाइम जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिग डाटा से। बिग डाटा जो है तीन चीज़ों से बिग डाटा जो है वो डिफाइन होता है। पहली चीज़ है वॉल्यूम, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है डाटा की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ कंपनीज विद इन कंपनीज बल्कि ऑनलाइन अगर आप देखें वेबसाइट्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग कॉन्टीन्यूसली जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डाटा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से डाटा की जो वेलोसिटी है वो भी बहुत स्पीड के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। पर सेकंड जो है वो टेराबाइट्स के अंदर यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाटा जो है वो अपलोड किया जा रहा है, और ना सिर्फ इन सोशल मीडिया की साइट्स पे बल्कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी टेराबाइट्स में डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। इसी तरह से तीसरी जो चीज़ है बिग डाटा के अंदर वो वैरायटी है। डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही है। पहले मोस्टली जो डाटा जब स्टार्ट हुआ स्टोरेज, कंप्यूटर एज अ स्टोरेज मशीन, तो उसमें डाटा जो था मोस्टली रिलेशनल फॉर्म में स्टोर किया जाता था, या फाइल सिस्टम्स थे। फाइल सिस्टम्स के बाद जो थे वो रिलेशनल डाटाबेसेस आ गए और रिलेशनल फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर किया जाने लगा। लेकिन अभी अगर हम देखें मोस्टली ऑनलाइन डिफरेंट जो डाटा की फॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट डाटा की फॉर्म्स आपको मिलेंगी। उसमें टेक्स्ट डाटा भी आपको मिलेगा, ऑडियो की फॉर्म में भी डाटा मिलेगा, वीडियोस की फॉर्म में भी डाटा मिलेगा, और इसी तरह से इमेजेस भी बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर, टेराबाइट्स के अंदर आपको डाटा जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो ये तीन जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डाटा की: वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है जिसकी वजह से बिग डाटा इतना पॉपुलर हुआ वो था इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग पावर। ना सिर्फ ये कि प्रोसेसिंग पावर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो मशीन्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती जा रही हैं, बल्कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है, और इसी तरह से जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूव हो रही हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बिग डाटा जो है और बिग डाटा एनालिटिक्स जो है वो इतना पॉपुलर जो है वो हो रहा है। इसकी एग्जांपल जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्क डाटा है, सेंसर नेटवर्क डाटा है, इंटरनेट सर्चेस हैं, और जीनोमिक डाटा जो है जो जीनोमिक्स की का डाटा होता है, जीनोम सीक्वेंसेस होते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी का डाटा है, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट जो हैं वो कलेक्ट करते हैं और उसको जो है वो शेयर करते हैं। तो ये सारी डाटा की ऐसी फॉर्म्स हैं जिसमें डाटा बहुत ह्यूज अमाउंट में, टेराबाइट्स से भी ज़्यादा, पेटाबाइट्स और उससे भी ऑलमोस्ट एक्साबाइट्स के अंदर डाटा जो है वो अवेलेबल है। और हमें जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम उस मैसिव जो अमाउंट ऑफ डाटा है उसमें से इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें समहाउ, जिसके लिए हम डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि अब बिग डाटा जो है वो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। उसमें सबसे पहली जो रीज़न है वो तो ये है कि जो स्टोरेज की कॉस्ट है वो बहुत कम होती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है। इसी तरह से जो मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं कोर्स आ रही हैं प्रोसेसर्स के अंदर, जो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो करती हैं। इसी तरह से लेटेंसी जो है वो कम होती जा रही है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, और ख़ासतौर पे हाई स्पीड नेटवर्किंग जो है उसकी वजह से। इसी तरह से वर्चुअलाइजेशन जो है वो काफ़ी कॉमन हो गई है, जिसमें हम पार्टीशन करते हैं, फिर एग्रीगेशन करते हैं, और फिर आइसोलेट करते हैं रिसोर्सेज को इन एनी डिफरेंट साइज़, और फिर इसको डायनामिकली हम चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्टोरेज जो है वो अफोर्डेबल भी हो गई है, और उसमें इतनी मैन पावर भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोसेसिंग है वो सारी क्लाउड के ऊपर चली गई है, स्टोरेज भी क्लाउड्स के ऊपर चली गई है। इसी तरह से हमारे पास अब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के बेटर जो हैं वो सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हडूप है, और इसी तरह से कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स जो हैं वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूव होते जा रहे हैं।
اور ہمارے پاس جو اگر ہم الگورتھمک لیول پہ دیکھیں تو ہمارے پاس انالیٹکس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی امپروو ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کہ مشین لرننگ کو یوز کرتے ہوئے مشین لرننگ کے اندر جیسے جیسے ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں تو وہ ساری انالیٹکس کی ٹیکنیک جو ہیں وہ بگ ڈیٹا کے اندر اور میسیو ڈیٹا سیٹس کو پروسیس کرنے کے لیے بھی افیکٹیولی یوز کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے اب ہمارے پاس بہت اچھے مینیجڈ بگ ڈیٹا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، جیسے کہ امیزون ہے، گوگل ہے اور مائکروسافٹ ہے، جو کہ ہمیں یہ فیسیلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم وداؤٹ مینیجنگ ہارڈ ویئر لیول پہ ہمیں کچھ مینجمنٹ نہیں کرنا پڑتی، ہمیں ایک انٹرفیس پرووائڈڈ ہے اور اس انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی جو پرابلمز ہیں جس میں بگ ڈیٹا سیٹس انوالوڈ ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی ہمارے پاس اب اوپن سورس سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں بہت زیادہ، جیسے کہ اوپن اسٹیک ہے، پوسٹ گریس سیکول ہے۔ ان جو سافٹ ویئرس ہیں ان کو بھی ہم یوز کرتے ہوئے اپنی بگ ڈیٹا کی جو پرابلمز ہیں ان کو اب سالو کر سکتے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایسڈ ریکوائرمنٹ، جیسے کہ آپ نے ڈیٹا بیسز کے اندر بھی اس کانسیپٹ کو کور کیا ہوگا۔ ایسڈ اسٹینڈس فار اٹامسٹی، ٹھیک ہے، کنسسٹنسی، آئسولیشن اور ڈیوریبلٹی۔ اٹامسٹی کا یہ مطلب ہے کہ ایک ٹرانزیکشن یا تو پوری کی پوری کمپلیٹ ہو یا پوری کی پوری کمپلیٹ نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سے ٹکٹس پرچیز کرنے کے لیے پیمنٹ کی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کی پیمنٹ ہو جائے اور ٹکٹ پرچیز نہ ہو، مطلب ڈیٹا بیس کے اندر ریکارڈ اس کا نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹامسٹی۔ اسی طرح سے کنسسٹنسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کنسسٹنسی کا یہ رول ہے کہ اگر جو ہے وہ ایرر ہے ان پٹ کے اندر تو ڈیٹا بیس جو ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، یعنی کہ ڈیٹا بیس ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں رہے یا دوسری کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں رہے، انکنسسٹنٹ اسٹیٹس کے درمیان وہ نہ جائے۔ اسی طرح سے آئسولیشن کا کنسیپٹ ہے۔ آئسولیشن کا یہ مطلب ہے کہ ملٹیپل پیرلل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کریں گی، یعنی ملٹیپل ٹرانزیکشنز اگر ہو رہی ہیں تو ایک ٹرانزیکشن کا افیکٹ دوسری پہ نہیں آئے گا۔ فائنلی ڈیوریبلٹی، کہ آفٹر دا آؤٹ پٹ از ریٹرن ٹو دا ڈیٹا بیس اٹ اسٹیز دیئر فار ایور ایون آفٹر پاور لاس۔ تو ڈیوریبلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ بگ ڈیٹا کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر تو ایسڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جو نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز اب پاپولر ہو رہے ہیں اس کے اندر بیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی اویلیبل، سافٹ اینڈ ایونچوئل کنسسٹنسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے تھوڑا سا ریلیشنل اور نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے درمیان۔ اچھا، بگ ڈیٹا کے حوالے سے کچھ ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، وہ ٹرمینالوجی تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی ہیں، جیسے کہ اسٹرکچر ڈیٹا، آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیٹا بیسز کے اندر اسٹرکچر فارم کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پروڈکٹ کیٹلاگ، بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ ٹیبلر فارم کے اندر ڈیٹا بیسز کے اندر ہوتی ہیں اویلیبل، ٹیبلز کی فارم میں، روز اینڈ کالمس کی فارم میں، اسے ہم اسٹرکچرڈ ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بگ ڈیٹا کے اندر اسٹرکچر ڈیٹا جو ہے وہ کافی اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے جس پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسٹرکچر ڈیٹا ہے۔ انسٹرکچر ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی پری سیٹ فارمیٹ نہیں ہوتا، جیسے کہ موویز ہو گئیں، آڈیو فائلز ہو گئیں، ٹیکسٹ فائلز ہو گئیں، ویب پیجز ہو گئے یا کمپیوٹر پروگرامز ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اس کی انٹرمیڈیٹ فارم ہوتی ہے جسے ہم سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں۔ سیمی اسٹرکچر ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایسا انسٹرکچر ڈیٹا ہوتا ہے جس کو کہ ایک اسٹرکچرڈ فارم کے اندر، کچھ پارشل اسٹرکچر فارم کے اندر یا سیمی اسٹرکچر فارم کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایگزامپل ہے کہ جیسے ایکس ایم ایل کی فائلز ہیں، اگر آپ نے دیکھی ہوں ایکس ایم ایل کی فائلز کے اندر کچھ اسٹرکچر جو ہے وہ ہوتی وہ ٹیکسچرل فائلز ہیں، لیکن کچھ اس کے اندر اسٹرکچر جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ان کا ڈفرینس دیکھیں اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ کا، تو موسٹلی جو ڈیٹا اویلیبل ہے آن لائن یا جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ریسرچرز کام کر رہے ہیں، وہ 80% آف دی جو ڈیٹا ہے وہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اسٹرکچر ڈیٹا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انسٹرکچر ڈیٹا جو ہے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ہینڈل کریں گے۔ پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیچ ورسز اسٹریمنگ ڈیٹا جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بیچ ورسز اسٹریمنگ ڈیٹا جو ہے، بیچ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہے جو کہ آپ کے پاس ایک بیچ کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بیچ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس جس پہ آپ نے پروسیسنگ جو ہے وہ کرنی ہے اور اس میں کوئی چینج اس ڈیٹا کے اندر نہیں آئے گا، جبکہ جو اسٹریمنگ ڈیٹا ہے
ठीक है। स्ट्रीमिंग डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूसली आप कह लें कि स्ट्रीम हो रहा है, जैसे कि वीडियोज़ अगर कोई स्ट्रीम हो रही हैं चैनल्स की, या कोई सेंसर्स का डाटा है जो स्ट्रीम हो रहा है, तो उसे हम स्ट्रीमिंग डाटा कहेंगे। इसी तरह से रियल टाइम डाटा जो है वो भी स्ट्रीमिंग डाटा होता है। एक ऐसा स्ट्रीमिंग डाटा जिसको कि हमने यूजिंग सम एनालिटिक्स टेक्निक्स हमने उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन अगर हमने करनी है तो रियल टाइम पे जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, उसमें से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन का ये पर्पज़ है, और ये हमारा एक रियल टाइम डाटा की एग्जांपल है। इसी तरह से मेटा डाटा होता है हमारे पास। मेटा डाटा जो है बेसिकली वो होता है डाटा अबाउट डाटा, यानी कि डेफिनीशन आ जाती हैं इसमें, मैपिंग आ जाती हैं और स्कीम्स आ जाती हैं कि डाटा जो है वो लेट से किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, आई होप इस पर आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा हम जो है कुछ गूगल के जो कह लें कि 3 पेपर्स थे जो कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैंडस्केप चेंज कर दिया बिग डाटा के हवाले से, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गूगल फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। गूगल फाइल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। और इसमें आइडिया बेसिकली ये था कि हम कम्युनिटी कंप्यूटर्स जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको हम यूज़ करें एज आ चंक सर्वर, और उसमें हम मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो डाटा की रखें। यानी इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बड़ी मशीन्स जो हैं, हैवी मशीन्स जो हैं वो यूज़ की जाएँ, ताकि जो हमारा डाटा है वो स्टोर प्रॉपर्ली ड्यूरेबल जो है, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन गूगल ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम जो मशीन्स हैं, कमोडिटी कंप्यूटर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, उन्हीं को लेके अगर हम मल्टीपल कॉपीज़ अपने डाटा की रख दें डिफरेंट मशीन्स पे, तो हम चंक सर्वर्स बना लेंगे। और उन चंक सर्वर्स का फ़ायदा ये होगा कि अगर एक मशीन इन केस फेल हो जाती है तो वो डाटा, उस डाटा की कॉपी किसी दूसरे सर्वर पे जो है वो अवेलेबल होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर आ गया एक मास्टर सर्वर का। मास्टर सर्वर जो है वो ट्रैक रखता है ऑल चंक फाइल्स, ठीक है, और उनकी लोकेशंस का। लेट्स से चंक ए है तो चंक ए किस सर्वर पे, नॉर्मली 3 कॉपीज़ जो हैं वो एक चंक की रखी जाती हैं गूगल फाइल सिस्टम के अंदर। और जितने भी राइट्स होते हैं वो प्रोपोगेट होते हैं राइट चंक सर्वर टू अदर चंक सर्वर्स दैट हैव कॉपीज़। यानी कि जो भी नया डाटा चेंज आता है डाटा के अंदर, तो जिस चंक के अंदर चेंज आ रहा है वो कॉपी जहाँ जहाँ पे जिन 3 सर्वर्स में पड़ी हुई है, उन तीनों सर्वर्स में वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा या अपडेट होगा। इसी तरह से मास्टर सर्वर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे रीड्स और राइट्स को कंट्रोल करने में। और इसमें देखें कि ये मास्टर सर्वर जो है बेसिकली इस तरह से कुछ चंक सर्वर्स होंगे हमारे पास, और इन सारे चंक सर्वर्स को ये कंट्रोल कर रहा होगा। और मास्टर सर्वर के पास पूरी मैपिंग होती है कि कौन सा चंक जो है वो किस किस सर्वर के पास पड़ा हुआ है, ताकि उसको रीड करने में और राइट करने में जो है वो आसानी हो। तो ये तो एक इनका गूगल का फाइल सिस्टम है, जिस पे जो कुछ चीज़ें आगे फर्दर हम देखते हैं वो बेस करती हैं। जैसे कि बिग टेबल है, बिग टेबल जो है वो बेस करता है गूगल फाइल सिस्टम पे, ठीक है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है, और इसमें डाटा जो है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये ऑप्टिमाइज्ड है स्पार्स परसिस्टेंट मल्टी डिमेंशनल सॉर्टेड मैप्स के लिए। स्पार्स का क्या मतलब है कि आपका जो डाटा है अगर उसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं और कहीं कहीं पे 1 आ रहा है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जैसे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली स्पार्स डाटा होता है। कैसे स्पार्स होता है, अगर हम इसको इस तरह से विजुलाइज करें कि हमारे पास एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक साइड पे रो वाइज जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, और कॉलम्स में वो वर्ड्स आ रहे हैं जो कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं होंगे, वो किसी किसी डॉक्यूमेंट में वो वर्ड्स जो हैं वो आ रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं स्पार्स। तो बिग टेबल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है स्पार्स डाटा के लिए, ठीक है। और अगेन ये कमोडिटी सर्वर जो हैं वो यूज़ करता है, ठीक है। और ये गूगल जो है इसको बिग टेबल को एक्सेस करने के लिए जो है वो गूगल ऐप इंजन जो है
वो एक API प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम बिग टेबल जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली हम इसको नहीं करते, एक्सपोज नहीं है ये गूगल ऐप इंजन है, एक API है जिसको यूज़ करके हम बिग टेबल को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो गूगल के अंदर रिसर्च हुई, उसमें तीसरा जो था वो था मैप रिड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है और इसी पे आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बेस करते हैं, जैसे हदूप है, ठीक है। तो मैप रिड्यूस का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि ये मैसिव अमाउंट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को इन पैरेलल जो है वो प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। और ये किस तरह से ये काम करता है, बेसिकली इसमें इसके गोल्स ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये एक लार्ज नंबर ऑफ इनएक्सपेंसिव प्रोसेसर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है और उन सारे प्रोसेसर्स पे पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। दूसरा ये गोल है इसका कि ये स्केलेबल होता है, यानी कि इसमें जैसे अगर स्टार्ट पे 100 कोड्स यूज़ कर रहे हैं आप, या 100 जो हैं कमोडिटी सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बाद में आप 200 सिस्टम्स पे भी लेके जा सकते हैं, 300 सिस्टम्स पे भी लेके जा सकते हैं। और तीसरी इसकी जो है क्वालिटी ये है कि ये फॉल्ट टॉलरेंट है। फॉल्ट टॉलरेंट का ये मतलब है कि अगर कहीं पे सिस्टम जो है वो फेल भी हो जाता है तो फिर भी ये समहाउ फंक्शन करता रहता है, क्योंकि मल्टीपल कोड्स जो हैं वो इन पैरेलल काम कर रहे होते हैं। तो ये मैनेज करता है कि किस तरह से फॉल्ट जो है उसको टॉलरेट किया जाए और सिस्टम जो है वो अब उसकी वर्किंग जो है वो इफ़ेक्ट ना हो और वो कंटिन्यू रहे। इसमें मैप और रिड्यूस दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मैप जो है उसका ये पर्पस है कि ये एक डाटा जो है उसको कलेक्टिवली लेता है और उसको कन्वर्ट करता है की वैल्यू पेयर्स के अंदर, मल्टीपल कॉपीज़ उसकी जो है वो बना लेता है। इसी तरह से जो रिड्यूस है, रिड्यूस का ये पर्पस है कि ये आउटपुट जो है वो मैप से लेता है और उसको ये स्मॉलर सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट्स जो हैं वो मैप को मिल रही हैं और मैप जो है मल्टीपल मैप्स, ये एक्चुअली अलग मशीन्स हैं जो कि डिफरेंट मास्टर जो मशीन होगी वो अलग इनको प्रोसेस करने के लिए डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगी इनपुट में से, और वो इनपुट जो है वो आगे रिड्यूस के पास जाएगा और रिड्यूस जो है जो मैप ने प्रोसेसिंग की होगी बेसिकली वो उसको जो है वो एग्रीगेट करेगा और वो आउटपुट जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर देगा। तो मैप रिड्यूस की एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी। यहाँ पे देखें, लेट्स से हमारे पास 100 फाइल्स हैं जिसमें हमारे पास डेली टेम्परेचर है 2 सिटीज़ का, ठीक है, और लेट्स से कि हर फाइल के अंदर 10,000 एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कह लें कि 1 मिलियन टोटल एंट्रीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं, लेकिन 100 फाइल्स के अंदर वो अलग सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं कि एक फ़ाइल के अंदर जो है वो इस तरह से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सियालकोट का टेम्परेचर है 20, लाहौर का है 30। इस तरह से हमारा गोल ये है बेसिकली कि हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो देखना चाह रहे हैं कि 2 सिटीज़ में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था। सियालकोट में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था और लाहौर में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था। तो हम क्या करेंगे कि मैप रिड्यूस को यूज़ करते हुए 100 मैप प्रोसेसर्स जो हैं उनको वो 100 की 100 फाइल्स दे देंगे। अब वो 100 मैप क्या करेंगे, वो की वैल्यू पेयर्स बना देंगे कि ये सिटी है इसका इतना टेम्परेचर है, ये सिटी है इसका इतना टेम्परेचर है, और वो हमारे पास 100 जो हैं वो लिस्ट्स आ जाएंगी। उन लिस्ट्स को हम क्या करेंगे फर्दर कि उन 100 लिस्ट्स को हम 2 रिड्यूसर्स को देंगे, ठीक है। एक रिड्यूसर जो है वो उसमें से लेट्स से सियालकोट वाले जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको प्रोसेस करेगा, और जो दूसरा जो रिड्यूसर है, जो दूसरी मशीन है, वो लाहौर वाले जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको प्रोसेस करके उनको कंबाइन करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो रिड्यूसर जो है बेसिकली वो फाइनल आंसर जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि मैक्सिमम लेट्स से उन 100 फाइल्स के अंदर जो सियालकोट और लाहौर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये बेसिक सिंपल जो है वो एग्जांपल है मैप रिड्यूस की, किस तरह से जो है वो मैप रिड्यूस काम करता है। तो ये जनरल आइडिया था मैप रिड्यूस के हवाले से, बिग डाटा के हवाले से। बिग डाटा क्या है, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, और फिर गूगल फाइल सिस्टम बिग
ٹیبل اور میپ ریویوز کے حوالے سے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں, بڑی بیسک سی جنرل انٹروڈکشن تھا, اس کی فردر ایک اور جو ایکسٹینشن ویڈیو ہے, جو دوسرا پارٹ ہے اس کا, وہ جلد ہی میں جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. تو اگر آپ کے کوئی کویشچنس وغیرہ ہوں, کمنٹس وغیرہ ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.